मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की सेक्शन 5, 6, 7, 8 और 9 के बारे में। जो धारा 5 है वो बात करती है निर्देश देने की शक्ति, पावर टू गिव डायरेक्शंस। केंद्रीय सरकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी केंद्रीय सरकार को ये निर्देश देने की शक्ति है, वो चाहे किसी अधिनियम में कोई किसी बात के होते हुए भी, और इस अधिनियम यानी 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में, जो केंद्रीय सरकार है वो अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी व्यक्ति को, अधिकारी या प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगी। क्या निर्देश दे सकेगी? और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा। यानी धारा 5 बात करती है कि केंद्रीय सरकार किसी भी उपबंध में किसी भी बात के होते हुए और इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को, अधिकारी को, प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगी, और ऐसा व्यक्ति, प्राधिकरण और अधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा। ये धारा 5 में कहा गया है। इसका स्पष्टीकरण है, शंकाओं को दूर करने के लिए ये घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन निर्देश देने की शक्ति के अंतर्गत क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसका जो खंड क है वो बात करता है किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को बंद करने, उसका प्रतिषेध या विनिमय करने का निर्देश देने की शक्ति होगी। द क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, ऑपरेशन और प्रोसेस। यानी केंद्रीय सरकार को ये शक्ति होगी कि वो किसी अधिकारी को, प्राधिकरण को ये निर्देश दें कि किसी भी जो उद्योग है, संक्रिया है या जो प्रक्रिया है उसको बंद किया जाए, प्रतिषेध किया जाए या विनियमित किया जाए। इस प्रकार के निर्देश केंद्रीय सरकार किसी भी अधिकारी, व्यक्ति या प्राधिकरण को दे सकेगी। और खंड ख में कहा गया है कि विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा के प्रदाय को, विद्युत हो या जल का हो या अन्य किसी प्रकार की कोई सेवा हो, उसके प्रदाय को रोकने के निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार, या विनिमय करने के निर्देश दे सकती है। स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और एनी अदर सर्विसेज। यानी केंद्र सरकार विद्युत से संबंधित, जल से संबंधित या अन्य किसी प्रकार की सेवा से संबंधित उसको रोकने के और विनिमय करने के निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। धारा 5 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अब धारा 6 बात करती है पर्यावरण प्रदूषण का विनिमय करने के लिए नियम, रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यानी पर्यावरण प्रदूषण को विनिमय करने के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार की है। इसके बारे में प्रावधान धारा 6 में किए गए हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राजपत्र में, जो उनका ऑफिशियल गजट है उसमें अधिसूचना द्वारा धारा 3 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों के बाबत, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में धारा 3 में पढ़ा था कि कौन कौन से विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार से धारा 3 में विनिर्दिष्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें या सभी के ऊपर या किन्हीं विषयों के बाबत नियम बना सकेगी। कौन बना सकेगी? केंद्र सरकार बना सकेगी। विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। यानी कौन किस प्रकार के किन किन विषयों पर नियम बनाए जा सकते हैं, और पहले जो धारा 3 में बताए गए हैं उन पर प्रभाव डाले बिना किस प्रकार के कौन कौन से सब्जेक्ट पर नियम बनाए जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों और प्रयोजनों के लिए वायु, जल या मृदा की क्वालिटी के मानक निर्धारित किए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियम बनाकर। द स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर और सोयल फॉर वेरियस एरियाज एंड पर्पजेज। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में वायु का जो मानक होगा वो क्या होगा, जल का और मृदा की जो क्वालिटी का मानक होगा वो क्या होगा, इसको केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की, जिसके अंतर्गत शोर है यानी नॉइस भी आती है, सांद्रता की अधिकतम अनुगेज सीमा,
द मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग नॉइज फॉर डिफरेंट एरियाज। अलग अलग एरिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है कि किस एरिया के लिए कितनी सांद्रता के अंतर्गत जो पोल्यूटेंट है उसकी परमिशन दी जा सकती है, कितना नॉइज़ का जो डेसिबल की नॉइज़ है वो अलाउड होगी, या पर्यावरण प्रदूषकों की कितनी मात्रा अनुज्ञेय की जाएगी, उसकी सीमा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जा सकती है नियम बनाकर। परिसंकटमय पदार्थों के हटाने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय। द प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस, यानी जो परिसंकट में पदार्थ है उनको हैंडल किस प्रकार से किया जाएगा, उनका रखरखाव किस प्रकार से किया जाएगा और किस प्रक्रिया से किया जाएगा, और उनको सुरक्षित रखने के लिए या उन प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या रक्षा के उपाय किए जाएंगे, इस प्रकार के नियम भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में परिसंकट में पदार्थों के हटाने, प्रतिषेध और निर्बंधन। द प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस इन डिफरेंट एरियाज, यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग जो भूभाग क्षेत्र हैं उनमें परिसंकट में पदार्थों को हटाने यानी उनको हैंडलिंग करने पे किस प्रकार से जब प्रतिषेध किया जाएगा, प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है या फिर उनका निर्बंधन किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट से किया जा सकता है। भिन्न भिन्न एरियो के अंदर परिसंकट में जो पदार्थ होते हैं, हैजार्डियस सब्सटेंस होते हैं, उनको हैंडल करने के ऊपर प्रतिषेध और निर्बंधन केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाकर लगाए जा सकते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया और संक्रियाएं चलाने वाले उद्योगों के अवस्थान पर प्रतिषेध और निर्बंधन। द प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द कैरिंग ऑन ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन इन डिफरेंट एरियाज, यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो उद्योग धंधे चलेंगे वहाँ पर उनके लोकेशन के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, और वहाँ पर जो उनकी संक्रियाएँ होंगी यानी कि कैरिंग ऑन ऑफ द प्रोसेज होगा और ऑपरेशंस जो होंगे उन फैक्ट्रीज के, वहाँ पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी साधारण भाषा में बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये निर्धारित कर सकती है नियम बनाकर कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं और उनका संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से उद्योग धंधे नहीं लगाए जा सकते। यानी उद्योग धंधों को लगाने और उनके ऊपर जो है किन किन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे और क्या क्या उनके ऊपर प्रतिबंध होंगे, निर्बंधन होंगे, और किन किन क्षेत्रों में उद्योग धंधे नहीं लगाए जा सकते, पर्टिकुलर जो भी प्रकार के उद्योग धंधे होंगे उनके ऊपर नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, उस प्रकार की दुर्घटनाओं को निवारण किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार का नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचार उपायों का उपबंध करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी और क्या रक्षा के उपाय किए जाएंगे, अगर इस प्रकार से जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके संबंध में भी किस प्रकार से क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, और क्या रक्षा के उपाय किए जाएंगे, इस प्रकार के बारे में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नियम बना सकती है। द प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स विच मै कॉज एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर रेमेडियल मेजर्स फॉर सच एक्सीडेंट्स, यानी जो पर्यावरण से संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं उनके निवारण के लिए नियम बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ऐसी दुर्घटनाओं के उपचार के लिए उपायों का उपबंध करने के लिए प्रक्रिया क्या होगी और रक्षा उपाय क्या होंगे उनके बारे में भी नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, केंद्र सरकार की होगी। अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 7। उसमें कहा गया है कि उद्योग चलाने, प्रक्रिया, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना। पर्सन्स केयरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशंस नॉट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई उद्योग चलाता है या कोई संक्रिया या प्रक्रिया करता है, ऐसे मानकों से अधिक जो विहित किए जाएं किसी पर्यावरण प्रदूषण, यानी विहित का मतलब नियमों के द्वारा जो विहित किए जाए या इसके अंदर जो जिस प्रकार से जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुकूल रहते हुए, तो ऐसे मानकों से अधिक हो जो विहित किए जाएं किसी पर्यावरण प्रदूषक का निस्सारण या उत्सर्जन नहीं करेगा। जो मानक निर्धारित किए गए हैं इस एक्ट के द्वारा या जो विहित किए जाएं, जो नियमों के द्वारा बताए जाएं, उनसे अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषकों का निस्सारण कोई भी जो व्यक्ति है वो नहीं करेगा।
पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करेगा अथवा निस्सारण ना उत्सर्जन करने की अनुज्ञा देगा। ना तो वो खुद उत्सर्जित करेगा जो मानक इस एक्ट के द्वारा बताए गए हैं या ऐसे मानक जो विहित किए गए हैं नियमों के द्वारा, उनसे अधिक कोई व्यक्ति जो एनवायरमेंट पोल्यूटेंट हैं उनका उत्सर्जन या निस्सारण नहीं करेगा, ना ही उत्सर्जन और निस्सारण करने की किसी को परमिशन देगा, अनुज्ञा देगा। तो ये बताया गया है धारा 7 के अंतर्गत। और धारा 8 है वो बात करती है परिसंकट में पदार्थों को हटाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षापायों का पालन किया जाना। पर्सन्स हैंडलिंग हैजार्डियस सब्सटेंसेज टू कॉम्प्लाई विद प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, यानी कोई व्यक्ति किसी परिसंकट में पदार्थ को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे रक्षोपायों का अनुपालन करने के पश्चात जो विहित किए जाए हटा लेगा या हटालने देगा, अन्यथा नहीं। यानी जो भी व्यक्ति है जो हैजार्डियस सब्सटेंस के साथ में कोई प्रक्रिया कर रहा है या कोई काम कर रहा है या उनको स्टोरेज कर रहा है, तो वो जो ऐसे पदार्थों को रक्षा के लिए सारे जो नियम हैं उनकी पालना करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जिससे कि दुर्घटनाएं नहीं हो और परिसंकट में जो पदार्थ हैं वो सुरक्षित रहें और उनके द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण ना होने पाए। तो वो जो सारे जो उपाय हैं उन उपायों का पालन करेगा। अगर वो पालन नहीं करता है तो ऐसे परिसंकटमय पदार्थों की प्रक्रिया वो नहीं कर सकता या उनको ऐसे पदार्थों को वो हैंडल नहीं कर सकता। तो उसको वो सारे जो सेफ गार्ड्स है वो अपनाने पड़ेंगे परिसंकटमय पदार्थों की प्रक्रिया करते समय। ये धारा 8 में बताया गया है। धारा 9 में कहा गया है कि कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी दिया जाना, यानी वो कौन कौन से मामले हैं जहां पर जो प्राधिकरण है या अभिकरण जो केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए हैं उनको जानकारी दी जाएगी। जहां किसी दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित कार्य या घटना के कारण किसी पर्यावरण प्रदूषक का निस्सारण विहित मानकों से अधिक होता है, यानी किसी दुर्घटना की वजह से या किसी अन्य घटना की वजह से मान लो कि जो पर्यावरण प्रदूषक हैं वो उनके जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों से अगर अधिक मात्रा में ऐसे पर्यावरण प्रदूषकों का निस्सारण हो रहा है या होने की आशंका है, वहाँ ऐसे निस्सारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जो भी ऐसे निस्सारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हैं या फिर उस स्थान का जहां ऐसा निस्तारण होता है या होने की आशंका है, जो भार साधक जो ऐसा व्यक्ति है जिसके कंट्रोल में वो सब चीज़ें हैं, जो भार साधक या उत्तरदायी व्यक्ति हैं, ऐसे निस्सारण के परिणाम स्वरूप हुए पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने या उसे कम करने के लिए आबद्ध होगा। यानी जो भार साधक व्यक्ति है या फिर जो वहाँ का उत्तरदायी व्यक्ति है उसके ऊपर ये ड्यूटी होगी कि पर्यावरण प्रदूषण अगर वहाँ पर किसी दुर्घटना से हो रहा है तो उसका निवारण तुरंत करें और वो ऐसे निवारण के लिए आबद्ध होगा और ऐसे प्राधिकरणों को या अभिकरणों को जो विहित किए जाए, यानी जो कि विहित किए जाए नियमों के द्वारा, ऐसी प्राधिकरणों को या अभिकरणों को वो क्या करेगा, ऐसी घटना के तथ्य की या ऐसी घटना होने की आशंका की जानकारी तुरंत देगा कि इस प्रकार की दुर्घटना हो गई है जिससे कि जो मानक जो विहित किए गए हैं उनसे अधिक उत्सर्जन हो रहा है या ऐसी दुर्घटना हो गई है जिससे कि एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो रहा है, तो वो तुरंत उसकी सूचना प्राधिकरण या अभिकरणों को इस देगा। या तो ऐसी दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना होने की आशंका है, तो जो भार साधक व्यक्ति है या उत्तरदायी व्यक्ति है वो उसकी सूचना प्राधिकरणों को या अभिकरणों को तुरंत देगा। यदि अपेक्षा की जाए तो सभी सहायता देने के लिए आबद्ध होगा और इस प्रकार का व्यक्ति प्राधिकरणों और अभिकरणों के द्वारा अगर किसी सहायता के लिए कहा जाए तो वो व्यक्ति जो है उत्तरदायी व्यक्ति या भार साधक व्यक्ति वो ऐसे प्राधिकरणों और अभिकरणों को सारी इस प्रकार की सहायता देगा जिससे कि पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके या ऐसी दुर्घटना को रोका जा सके। उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार की किसी घटना के तथ्य की या उसकी आशंका के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर चाहे ऐसी सूचना उस उपधारा के अधीन जानकारी द्वारा मिले या अन्यथा, यानी जहां पर प्राधिकरणों या अभिकरणों को इस प्रकार की सूचना की साथ दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना होने की संभावना है जिससे कि पर्यावरण पोल्यूशन होगा या पर्यावरण प्रदूषक जो है वो अपने मानकों से अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो रहे हैं या उनका निस्सारण हो रहा है, तो इस प्रकार की जो सूचना प्राधिकरण या अभिकरण को या तो उपधारा जो 1 है धारा 9 की उसमें बताया गया है कि ऐसे भार साधक व्यक्ति या उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा मिली हो या अन्य प्रकार से प्राधिकरण या अभिकरण को इस प्रकार की सूचना मिली हो, तो उपधारा 1 में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अभिकरण यथासाध्य शीघ्र ऐसे
उपचारी उपाय कराएंगे जो पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने या उसे कम करने के लिए आवश्यक है। तो तुरंत फिर जो उनको जैसे ही सूचना मिलती है कि इस प्रकार का उत्सर्जन हो रहा है या कोई दुर्घटना घटित हो गई है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है या होने की संभावना है, तो वहाँ पर ऐसा जो प्राधिकरण या अभिकरण है वो पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने या उसे कम करने के लिए जो आवश्यक है वो सारे के सारे यथाशीघ्र ऐसे उपचारी उपाय कराएगा। अब धारा 9 की जो उपधारा 3 है उसमें कहा गया है कि उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट उपचारी उपाय करने के संबंध में किसी प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा उपगत व्यय, यदि इस प्रकार के कोई उपचारी जो उपाय हैं या इस प्रकार का जो दुर्घटना है उसको कंट्रोल करने के लिए या पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी उपाय अधिकरण या प्राधिकरण के द्वारा किए जाते हैं, कोई व्यय होता है उसका, तब उस तारीख से जब व्ययों के लिए मांग की जाती है, जब प्राधिकरण या अभिकरण जो है प्राधिकरण जो है या अधिकरण जो है अभिकरण वो अगर मांग करता है उस तारीख तक के लिए, जब तक उसका संदाय कर दिया जाता है, उस तारीख को जब जिस दिन उसने उत्तरदायी या भार साधक व्यक्ति से मांग की है प्राधिकरण या अभिकरण ने उन खर्चों के लिए जो कि या उन उपायों के लिए उपचारी उपाय करने में जो खर्च जो व्यय हुआ है उसके लिए भार साधक व्यक्ति से जो व्यय के लिए मांग की है, तो उस तारीख से जब व्ययों के लिए मांग की जाती है उस तारीख तक के लिए जब उसका संदाय किया जाता है, जब मांग की जाती है और जब तक जितने उस तारीख तक जब तक कि उसका संदाय किया जाता है, ब्याज सहित ऐसी उचित दर पर जो सरकार आदेश द्वारा नियत करे। दर भी कौन सी, जो सरकार निहित करेगी, और ब्याज सहित ऐसे प्राधिकरण या अभिकरण या संबंधित व्यक्ति से, जो अभिकरण या संबंधित व्यक्ति से भू राजस्व की बकाया लोक मांग के रूप में वसूल किया जाएगा। जिस प्रकार से भू राजस्व का जो है वसूली की जाती है या लोक मांग के रूप में उसका वसूली की जाती है, इस प्रकार से जो ऐसे व्यय होंगे उसकी वसूली की जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जो धारा है 5, 6, 7, 8, 9 के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।